हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। हम आज के कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और आइए चलते हैं अब एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं उपेंद्र त्रिपाठी, अरुण कुमार, मधु दीपांकर या अजय माथुर। तो इसका सही जवाब है अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर जो हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले उपेंद्र त्रिपाठी इसके महानिदेशक थे। तो 2015 में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था। 2015 में इसे पेरिस में सबसे पहले इस पर साइन किया गया था और उस समय से ही उपेंद्र त्रिपाठी इसके महानिदेशक थे। अभी अजय माथुर को बनाया गया। अजय माथुर इससे पहले टेरी के महानिदेशक थे। तो अगर हम आईएसए की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, तो 2015 में ये बनाया गया था। फाउंडेशन तो पेरिस में हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत के गुरुग्राम में है। भारत के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। कुल 121 देश अभी इसके सिग्नेटरी हैं। टोटल 121 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज टू दिस अलायंस। सो इट इज सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र के बाद ये दूसरा नंबर पर आता है। इसमें कौन कौन से मुख्यतः देश हैं? तो वो देश हैं जिन्हें कि सनशाइन कंट्रीज कहा जाता है। सनशाइन कंट्रीज कहा जाता है। सनशाइन कंट्रीज उन्हें कहा जाता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश आते हैं उन्हें सनशाइन कंट्रीज कहा जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बात की थी, इसके बारे में चर्चा शुरू की थी, तो उन्होंने इसे सूर्यपुत्र देश कहा था। तो सनशाइन कंट्रीज जो भी हैं वो इन बीच में जो फॉल करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो इसके मेनली मेंबर हैं। लेकिन बाकी जो इस बीच में नहीं भी आते हैं वो भी इसके सिग्नेटरीज हो सकते हैं, मगर उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं। सिग्नेटरीज तो हो सकते हैं मगर वोटिंग राइट्स नहीं होती है। वोटिंग राइट सिर्फ इसी बीच में आने वाले देशों के पास होती है। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट टैक्स रेवेन्यू सोर्स इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा राजस्व कर का स्रोत जो है वो कौन सा था? तो आपके ऑप्शंस हैं कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, पर्सनल इनकम टैक्स यानी आयकर, और कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी। इन चारों में से सबसे बड़ा राजस्व स्रोत कौन सा था? तो इसका सही जवाब है जीएसटी सबसे बड़ा राजस्व कर का स्रोत है। जीएसटी जो कि 28.5% जो है वो जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है, जबकि 28.1% कॉर्पोरेट टैक्स का कंट्रीब्यूशन है। तो इस वजह से जीएसटी सबसे बड़ा सोर्स है। पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें, आयकर की बात करें, तो 26.3% जो है वो पर्सनल इनकम टैक्स है, जो कि अब काफी बढ़ गया है। पहले ये बहुत कम हुआ करता था, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स में अब बढ़ोतरी हुई है। अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी 11% है और कस्टम ड्यूटी 5.7% है। अगर दोनों को मिला भी देते हैं तो 16.7% ही आता है, यानी कि ये 16.7% आता है, ये 26.3% आता है, जीएसटी 28.5% है और कॉर्पोरेट टैक्स 28.1% है। इन चारों को मिला करके करीब 99.6% हो जाता है और बाकी 0.4% अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो टैक्स का सोर्स है वो है जीएसटी सबसे बड़ा है। वस्तु एवं सेवा कर सबसे बड़ा स्रोत है। अगले सवाल पर चलते हैं। मांडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। मांडू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था मांडू की पुकार के नाम से। तो मांडू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का धार डिस्ट्रिक्ट है एक, धार डिस्ट्रिक्ट में इसे मनाया जाता है और ये 13 से 15 फरवरी 2021 को मनाया गया। इसका जो थीम इस बार रखा गया था
वो था खोजने में खो जाओ, खोजने में खो जाओ, ये इसका थीम रखा गया था इस बार का, इस साल का 2021 का जो थीम था वो खोजने में खो जाओ, इसका थीम रखा गया था। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और यहाँ की गवर्नर राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक योजना शुरू की जिसका नाम था जलाभिषेकम परियोजना, जलाभिषेकम परियोजना अभी शुरू की कुछ ही दिनों पहले। सांस कैंपेन भी शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों योजनाएं भी अभी हाल ही में हुई हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखती है। अगले सवाल पर चलते हैं। आरबीआई हैज रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू स्ट्रेंथन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स है, सहकारी बैंक्स जो हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक आरबीआई ने एक कमिटी गठित की है। तो इस कमिटी की जो कमिटी गठित की गई है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं उर्जित पटेल, एनएस विश्वनाथन, नंदन नीलकनी या पीजे नायक। तो सही जवाब है एनएस विश्वनाथन। एनएस विश्वनाथन इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। अगर हम और कमिटीज़ की बात करें तो उर्जित पटेल कमेटी जो है ये काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है। ये है मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स पे, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म पे ये कमेटी बनाई गई थी। नंदन नीलकानी की जो कमेटी है ये डिजिटल पेमेंट्स पे ये कमेटी बनाई गई थी कि डिजिटल पेमेंट्स को किस तरह से हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके, इस पर नंदन नीलकानी जी की कमेटी बनी थी। पीजे नायक जी की जो कमेटी बनी थी वो बोर्ड ऑफ बैंक्स जो है, जो बैंक के जो अपने बोर्ड्स होते हैं उनके गवर्नेंस पर बनी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अभी कुछ दिनों तक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया जाए और बाद में फिर जब हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट के पास जो भी शेयर हैं वो शेयर किसी एक बीआईसी को चला जाए और वो बीआईसी जब तक बीआईसी नहीं बनता है तब तक बैंक बोर्ड ब्यूरो बने, बाद में ये बीआईसी बने और बीआईसी ही जो है वो गवर्न करे सारे बैंकों को। तो इस तरह से ये पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशन थी। पीजे नायक कमेटी और नरसिम्हन कमेटी हमने पहले भी देखा है कि ये दोनों कमेटी जो है, इन दोनों ने ये रिकमेंड किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो प्राइवेट में आए, जो गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं बैंकों में वो कम किए जाए। पीजे नायक कमेटी ने कहा था कि 50% तक के शेयर कम किए जाए और नरसिम्हन कमेटी ने 33% तक की बात कही थी। अगले सवाल पर चलते हैं। विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड अ ड्राफ्ट ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021? किस देश ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, एक मसौदा तैयार किया है किस टॉपिक पर? वो टॉपिक है अंतरिक्ष में मनुष्य के बारे में, कि हमारे अंतरिक्ष में मनुष्य की पहुंच हो, उस पर एक मसौदा तैयार किया, खाका तैयार किया है। कौन सा देश है वो? जापान, इंडिया, चाइना या यूएसए? तो इंडिया ने ये शुरुआत की है, इंडिया ने ये पॉलिसी डाला है। इसरो की वेबसाइट पर ये आपको मिल जाएगा। तो इसरो असल में गगनयान को लॉन्च करने वाला है। गगनयान शुरुआत में अनमैन्ड मिशन होगा, बाद में इसे मैन्ड मिशन बना करके लॉन्च किया जाएगा। तो जब ये मैन्ड मिशन बनाया जाएगा, इसके लिए एक पॉलिसी इसरो ने तैयार की। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है वो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो इसको पहले लॉन्च किया, डीओएस जो है वो उसको लॉन्च किया है और गगनयान के बारे में और इस पॉलिसी को इसरो के वेबसाइट पर दिखाया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। कार्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कार्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य अभ्यारण्य जो है वो अभी समाचारों में काफी था। तो ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या उड़ीसा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि कार्लापट क्यों फेमस अभी समाचारों में क्यों आ गया था। क्योंकि यहाँ पर 6 हाथियों की मौत हो गई थी एक पर्टिकुलर बीमारी से। उस बीमारी का नाम क्या है? हेमरहॉजिक सेफिमेनिया। हेमरहैजिक सेप्टीमिया, हेमरहॉजिक सेप्टीमिया इस बीमारी का नाम है। ये हेमरहॉजिक सेप्टीमिया जो बीमारी है ये बैक्टीरिया से होता है।
बैक्टीरिया से होता है। क्यों होता है? ये जनरली मानसून के बाद होता है। जब भी मानसून खत्म होता है तो उसके बाद ये बीमारी शुरू होती है, क्योंकि सॉइल में या फिर वाटर में ये बैक्टीरिया के प्रेजेंस की वजह से ये कंटामिनेटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है ये सॉइल या वाटर, और उसके टच में आने से जितने भी जानवर हैं, जैसे कि बफेलो हो गया, कैटल, कोई भी कैटल हो गया या एलिफेंट हो गया, ये सबको, इन सब के साथ दिक्कत क्या होती है? इन सबको हो जाता है निमोनिया। इन सभी जीवों को हो जाता है निमोनिया। निमोनिया होने से इनके लंग्स में और इनकी जो श्वास नली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इनकी, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, और उसकी वजह से अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो मौत हो जाती है। तो भी हाल ही में 6 हाथी इसी बीमारी से, हेमोरेजिक सेप्टिमिया से ये मर गए हैं, और इस वजह से ये कार्लापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस है। तो अब हम बात करते हैं ये है कहाँ पर, कार्लापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर। तो आपके ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में ये स्थित है कार्लापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ही ये स्थित है। और उड़ीसा की अगर बात करें हम, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भी आप ध्यान रखिएगा। उड़ीसा काफ़ी चीज़ों में अभी न्यूज़ में रहता है हमेशा, तो इस वजह से उड़ीसा काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस बनते हैं उड़ीसा से, इसलिए ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। द वर्ड डिकिंसोनिया वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज यूज्ड इन रेफरेंस टू। एक शब्द अभी काफी दिनों से चर्चा में आ रहा है समाचारों में, वो है डिकिंसोनिया। डिकिंसोनिया किस संबंध में प्रयोग किया जाता है, यही सवाल है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका जियोलॉजिकल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में एक जियोलॉजिकल पीरियड के रूप में ये है। दूसरा एक केव सिस्टम फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में एक गुफाओं का एक सिस्टम है, केव सिस्टम है। फॉसिल ऑफ द अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल, किसी भी एनिमल का ये सबसे पुराना जीवाश्म, फॉसिल जीवाश्म है। या फॉसिल ऑफ ए काइंड ऑफ डायनासोर, जो डायनासोर्स होते थे उनका कोई जीवाश्म है। तो इसका सही जवाब है फॉसिल ऑफ द अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल। अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल का ये फॉसिल है डिकिंसोनिया। डिकिंसोनिया सबसे पहले कहाँ मिला था? तो डिकिंसोनिया सबसे पहले मिला था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है रेग स्प्रिग, तो इन्होंने सबसे पहले ये खोजा था। तो रेग स्प्रिग चूंकि जिस विभाग में थे उसके चीफ का नाम था बेन डिकिंसन उनका नाम था। तो बेन डिकिंसन के नाम पे रेग स्प्रिग ने इसका नाम अपने चीफ के नाम पे इन्होंने नाम डिकिंसोनिया रख दिया था। तो डिकिंसोनिया जो है ये है क्या? तो ये करीब 550 मिलियन ईयर्स पहले एक एनिमल पाया गया था। शुरुआत में तो ये जब मिला था तो शुरुआत में इसकी बात की गई थी कि ये एनिमल नहीं है, ये फंगस का रूप है, फंगाई का रूप है ये। लेकिन बाद में इसकी जब जांच की गई तो इसमें पता चला कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की भी मौजूदगी है। तो कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी की वजह से इसे एक एनिमल का नाम दिया गया। तो डिकिंसोनिया जो है वो एक एनिमल था जो कि 550 साल पहले मिला था, अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये एक बैसल एनिमल था जिसमें कि एक बीच की रीढ़ की हड्डी होती है और इस तरह से ये एनिमल होता है। तो ये एनिमल जो है इसका जो फॉसिल है ये भारत में अभी मिला है। भारत में कहाँ मिला है? तो भारत में एक गुफा है जिसका नाम है भीमबेटक गुफा है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर है भीमबेटक। तो वहां पर ये मिला है इसका फॉसिल चूंकि यहाँ पर मिला है, ये और भी जगहों पे मिला हुआ है लेकिन भारत में पहली बार ये फॉसिल मिला है, इसलिए समाचारों में है और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो है भीमबेटक में मिला है। अब भीमबेटक क्यों नामी है? तो भीमबेटक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ही आता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रॉक पेंटिंग की गई है, केव पेंटिंग की हुई है। केव के अंदर में पेंटिंग की गई है। पेंटिंग किसकी की गई है? तो जानवरों की, टाइगर की, मंकी की, राइनोसोरस की, इन सब की, एलिफेंट्स की, इन सब की पेंटिंग
अंदर में की मिली है। तो ये भीमबेटक इस वजह से नाम है। भीमबेटक का नाम भीम के नाम पर है। भीम जो कि एक पांडव थे, सेकंड नंबर ऑफ पांडव थे, तो उनके नाम पर है, क्योंकि माना जाता है कि जब पांडवों को ये अपने देश से निकाला गया था तो वो इस गुफा में आकर के रुके थे, इसीलिए इसका नाम भीमबेटक रखा गया है। तो भीमबेटक मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर एक रॉक पेंटिंग मिली है और इसकी वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। वहीं पर ये फॉसिल मिला है और ये फॉसिल का नाम डिकिंसोनिया है, जो कि 550 मिलियन साल पुराना एक एनिमल का फॉसिल है, जीवाश्म है। अगले सवाल पर चलते हैं। Which of the following country is the largest exporter of pulses in the world in last few years? दालों का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश कौन सा है पूरे विश्व में? तो आपके पास ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमार या इंडिया। तो सही जवाब है इसका कनाडा। कनाडा जो है वो सबसे बड़ा आयातक बन गया है, सबसे ज्यादा आयात कनाडा करता है, तो इसीलिए ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। इसके बाद जो नंबर है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो म्यांमार है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है। बिगेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही, बिगेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है ही, लेकिन लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। और इस वजह से ये अब धीरे धीरे अपने आप को भारत ने सेल्फ सफिशिएंट बना लिया है। यानी कि भारत में जितनी भी खपत होती थी दाल की, उस दाल को उसने प्रोड्यूस करके खुद ही यूज करने लगा, तो इसे इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ी है, इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। वर्ल्ड डे ऑफ पल्स, विश्व पल्स दिवस, विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दाल दिवस। 2016 ईस्वी में यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में मनाने की बात कही थी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, ये बात कही गई थी 2016 में। 10 फरवरी को मनाया जाता है पल्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पल्स, वर्ल्ड पल्स डे। भारत में कितना ये प्रोड्यूस होता है दाल? तो भारत में पहले 140 लाख टन प्रोड्यूस होता था, जो कि बढ़ा करके अब 240 लाख टन कर दिया गया है। तो इसलिए भारत का जो ये प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसी वजह से इसे इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगले सवाल पर चलते हैं। Who has recently launched ई-छावनी पोर्टल? ई-छावनी पोर्टल एक पोर्टल है जो किस लिए है ये? तो ये कैंटनमेंट एरिया के लिए है। तो इसकी शुरुआत किसने की? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या श्रीपद येसो नायक। तो इसका सही जवाब है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस ई-छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। ई-छावनी पोर्टल का फायदा क्या है? तो ई-छावनी पोर्टल जो है, भारत में कुल 62 कैंटनमेंट बोर्ड हैं, कुल 62 कैंटनमेंट बोर्ड हैं। तो जो ये कैंट हैं, इन कैंटों में जो सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि कैंटों में पानी की सुविधा या फिर सीवरेज की सुविधा हो गई, या जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सभी बनाने के लिए जो सुविधाएं हैं, तो उसको ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन करके ये बनाने की बात की गई है, तो इसीलिए एक पोर्टल बनाया गया है। ये पोर्टल जो है वो इसमें आपको सहायता करता है। तो इसीलिए ये जितने भी म्युनिसिपल काम हैं, जो भी म्युनिसिपल काम है, म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, उनको सही ढंग से, सुचारू ढंग से यूज करने के लिए, कैंटनमेंट एरिया के लिए इसे बनाया गया है। अभी अगर हम बात करें सेक्रेटरी कौन है अभी डिफेंस सेक्रेटरी, तो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी। श्रीपद येसो नायक क्या है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डिफेंस के, रक्षा राज्य मंत्री हैं ये डिफेंस के। तो सबसे पहले इस छावनी की शुरुआत कहाँ की गई है? पुणे कैंटनमेंट में, खड़की कैंटनमेंट में इसकी शुरुआत की गई है। इसको बनाने में जो कंपनीज हैं, उसमें NIC ने इसे डेवलप करने में मदद की है। अगले सवाल पर चलते हैं। Indian Navy will commission its third Scorpion submarine in March 2021. What is the name of submarine? भारतीय नौसेना ने एक सबमेरीन, स्कॉर्पियन सबमेरीन को एक कमीशन करने की बात कही है मार्च 2021 में। उस सबमेरीन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है स्कॉर्पियन। 2021 में 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 2021
तो आपके ऑप्शन है INS करंज, INS कलवरी, INS खंदेरी, INS वेला। तो इसका सही जवाब है INS करंज। INS करंज जो है इसे बोला गया है कि ये अब हमारे ग्रुप में शामिल होगा। स्कॉर्पियन सबमरीन, ये स्कॉर्पियन सबमरीन क्या होता है? तो स्कॉर्पियन सबमरीन बेसिकली, स्कॉर्पियन एक फ्रांस की सबमरीन है, फ्रेंच सबमरीन है, उसी के टाइप का ये सबमरीन बनाया गया, फ्रांस की मदद से ये बनवाया गया है, इसीलिए इसे स्कॉर्पियन सबमरीन कहा जाता है। ये बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। अगर हम बेसिक टाइप में जाएं तो ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। जैसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होता है उसी तरह से एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन भी होता है। न्यूक्लियर पावर्ड में INS अरिहंत आता है, तो इसी तरह से ये डीजल अटैक सबमरीन है। तो ये INS करंज को मार्च 2021 में कमीशन किया जाएगा। इससे पहले INS कलवरी और INS खंदेरी को भी ऑलरेडी किया जा चुका है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि INS वागीर है, इसे भी कमीशन करने की बात हो रही है, इसकी टेस्टिंग चल रही है। या फिर INS वागसीर है, ये सभी जो है, INS वेला है, ये सभी जो है स्कॉर्पियन सबमरीन का ही पार्ट है। 6 सबमरीन के पार्ट है, एक फ्लीट बनाया गया है 6 सबमरीन का, उसमें से ये सबमरीन है, ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेड इन इंडिया है, इंडिया में बनाया गया है इसे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है INS करंज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।